और यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास में हम एएनएम के पेपर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि आपके अलग अलग स्टेट वाइज जिनके एएनएम के पेपर हैं, आपको पेपर आते कैसे हैं। यदि आप पंजाब के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो हो सकता है आपको इंग्लिश और पंजाबी में आपका पेपर आए, हिंदी वहाँ पे इंक्लूड नहीं की जाएगी। गुजरात के लिए देते हैं तो गुजरात का स्पेशली एएनएम का पेपर है जो गुजराती लैंग्वेज में है, जो प्रेजेंट किया जाता है, इंग्लिश में नहीं होता है। बट वहाँ के स्टाफ नर्स वाले पेपर इंग्लिश प्लस गुजराती में होते हैं। कर्नाटका की बात करें हम तो मोस्ट ऑफ दी पेपर कन्नड़ा जो लोकल लैंग्वेज है और इंग्लिश में इंक्लूड किए जाते हैं। लेकिन जो राजस्थान के, यूपी, एमपी, बिहार के पेपर होते हैं वो पेपर आपके लिए है जो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिए जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक पेपर की जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। आपको पेपर में आते किस तरीके से क्वेश्चंस हैं और आप है जो किस तरीके से अपनी तैयारी करें। तो अपकमिंग टाइम में जो भी एग्ज़ाम होने हैं, चाहे वो बिहार में 10,000 प्लस वैकेंसी के लिए हो एएनएम का, या फिर उड़ीसा में हो एएनएम की पोस्ट के लिए, वेस्ट बंगाल में हो, कहीं पर भी एएनएम का पेपर होता है, या हिमाचल में या फिर हरियाणा में कहीं पर भी पेपर होता है, तो आपको पेपर में क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। और जो भी लोग इन अलग अलग स्टेट वाइज पेपर्स की, स्पेशली एएनएम पेपर्स की पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और जो भी लोग किसी भी रीज़न से पीडीएफ नहीं ले पाते हैं उनको विथ रेशनल के ऑफिशियल आंसर की इस चैनल पर भी अपलोड की जाती हैं कि आपको यहाँ पे भी किस तरीके से देखना है। तो जो भी लोग यदि इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं, इस पेपर को सॉल्व करने के पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग इन पीडीएफ्स को लेना चाहते हैं आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इन पीडीएफ्स को ले सकते हैं, जिसमें आपको एमपी, यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एंड और अदर स्टेट वाइज जो पेपर है मेरे पास मे बी 23 के आसपास होंगे। रिसेंट में एक पेपर मैंने कल ऐड किया है। मेरी रिक्वेस्ट जिन भी लोगों ने एएनएम के पेपर्स लिए हैं वो लोग प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जिस भी नंबर से आपने पेमेंट कर रखा था, एक बार आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिए ताकि मैं 2023 का जो एक रिसेंट पेपर है वो आपको सेंड कर पाऊँ। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है जिन भी लोगों ने पहले पेमेंट कर रखा है स्पेशली एएनएम पेपर्स को लेके, वो मुझे दोबारा से व्हाट्सएप पे मैसेज करें ताकि मैं एक पेपर उनके लिए भेज पाऊँ। एमपी में 2023 में पीईबी के थ्रू करवाया गया था एएनएम का पेपर। और जो भी लोग इन पेपर्स को लेना चाहते हैं तो चार्जेस ओनली 200 रुपीज़ हैं, 200 रुपये चार्ज रखा गया है। आई थिंक 23 पीडीएफ के लिए एक बहुत ही चीप प्राइस है, बट फिर भी आप सभी अफोर्ड कर पाएँ इसलिए इतना चार्ज है जो रखा गया है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको सभी पीडीएफ रहेंगी, ऑफिशियल रहेंगी। ओनली मैंने यूपी के पेपर्स बस में टाइपिंग फॉर्मेट में उनको लाया है ताकि आपको जो ब्लड फॉर्मेट था उसको आपके पास ना भेजा जाए और आपको प्रिंट आउट लेने में प्रॉब्लम हो। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज पूरे 100 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइन ऑफ चोकिंग एक्सेप्ट। फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में बस आपको आंसर पहले विजिबल होंगे, बाकी नेक्स्ट से नहीं होंगे। तो सभी साइन है चोकिंग के किसी एक को छोड़कर। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, स्पीकिंग लाउडली, लिप्स एंड टंग टर्न ब्लू, या फिर ट्राइज टू कफ। जब भी आपके गले में, आप खुद से एक्सपीरियंस कीजिए, खाना खाते खाते कुछ गले में फंस जाए, आपके ज़्यादा बड़ा निवाला ले जाए या कुछ भी, तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। दूसरी चीज़, आप किसी को इतना तेज साउंड दे के नहीं, बिल्कुल मिनिमल साउंड के थ्रू बुलाने की कोशिश करेंगे। लिप्स ब्लू इसलिए होंगे, लिप्स और टंग, क्योंकि ऑक्सीजन आप प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहे हैं और खांसने की कोशिश करेंगे, लेकिन लाउडली तो बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगे। जिन भी लोगों को चोकिंग की प्रॉब्लम होती है, आपको ही, सबको एक बार न होती है खाना खाते टाइम या किसी भी रीज़न से, तो आप ज़ोर से तो बिल्कुल भी नहीं चिल्ला पाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? स्पीकिंग। गट इज कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड लेवल ऑफ। तो गट है जो लेवल बढ़ने के कारण, किसका लेवल बढ़ने के कारण होता है? वायरल कोल्ड, यूरिक एसिड, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, या फिर माइल्ड कंजक्टिवाइटिस। जो भी लोग एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, किसी भी स्टेट के लिए एएनएम का पेपर दे रहे हो वो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इन पीडीएफ को सेम एज इसी फॉर्मेट में परचेस कर सकते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है आपका कि गट का रीजन क्या है। गट कब होता है, जब आपके ब्लड में, आपका ये जो ब्लड है इसमें क्या हो जाए, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाए। किसका? यूरिक एसिड का लेवल है जो बढ़ जाए। अब ये यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा तो कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा? जॉइंट्स के यहाँ पर, इसलिए जॉइंट्स में पेन होगा। तो यहाँ पर गट का जो मेन रीजन क्या है वो है यूरिक एसिड का बढ़ना। अब यहाँ पर इस यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए एक जो ड्रग दी जाती है वो क्या कहलाती है? एलोप्यूरिनोल। एलोप्यूरिनोल नाम की ड्रग दी जाती है। ड्रग का नाम याद रखें। गट है जो, आपको मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन गट नहीं आया, गट की जगह ड्रग ऑफ चॉइस पूछ ली गट की, या फिर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा, दैट मीन्स कौन सी प्रॉब्लम है, या फिर गट के साइन सिम्टम पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इन पेपर से हेल्प मिलेगी कि मान लीजिए पूछा जाए आपको कि जैसे चोकिंग वाला फर्स्ट क्वेश्चन है, इसी में आपको पूछ लिया जाए हेमलिच मैन्यूवर, जो कि नर्सिंग का फेमस क्वेश्चन है, किसके लिए यूज़ किया जाता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ चोकिंग हुई है उसको ट्रीट करने के लिए। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस पेपर आपको हर एक स्टेट के देखना है, चाहे आप किसी भी स्टेट का पेपर दे रहे हो, क्योंकि आपको क्वेश्चंस रिपीट बहुत होते हैं। तो गट का है जो रीजन मेन क्या है? यूरिक एसिड का बढ़ना। इस यूरिक एसिड को बॉडी से फ्लश्ड आउट करने के लिए जो ड्रग दी जाएगी वो कहलाती है एलोप्यूरिनोल। क्या है? एलोप्यूरिनोल। यूरिन के थ्रू यूरिक एसिड क्या करेगी? बाहर निकालेगी। और एक चीज़ और मैं बता दूं, रिसेंट में मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि क्या मैम को हमेशा सर्दी खांसी रहती है। मुझे सर्दी खांसी हमेशा नहीं रहती है। मेरा जो थायराइड लेवल है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, इवन कितना भी ट्रीटमेंट ले लो कुछ भी, बट जो थायराइड लेवल फ्लक्चुएट होने के कारण मेरी जो आवाज़ है वो हमेशा डिफरेंट अलग अलग वीडियो में आपको अलग अलग तरीके से आवाज़ मेरी सुनने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल प्रोवाइडिंग CPR चेस्ट कंप्रेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ। तो जब आप CPR दे रहे हैं, CPR प्रदान करते समय चेस्ट कंप्रेशन को निम्न दर पर प्रदान करना होता है। किस रेट पे आप CPR देते हैं चेस्ट कंप्रेशन में? 40 to 60 कंप्रेशन पर मिनट, 80 से 100 कंप्रेशन पर मिनट, 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट, या फिर 120 से 150 कंप्रेशन पर मिनट। जो जब आप CPR दे रहे हैं तो कितनी रेट से देंगे आप? कितनी रेट से देना है? तो ये देना है आपको 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट के हिसाब से। किससे? 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट के हिसाब से। एक और आपको जो वेंटिलेशन और कंप्रेशन रेशियो पूछा जाता है तो वो होता है जनरली इस तरीके से। नेक्स्ट वन इज, इन अ पर्सन विथ कार्डियक अरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग साइन विल बी सीन। तो कार्डियक अरेस्ट वाले मरीज में क्या साइन देखने को मिलेंगे? सडन कोलैप्स मतलब अचानक से गिर जाना, कॉन्शियस, ब्रीदिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। कार्डियक अरेस्ट यदि किसी पर्सन को होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है किसी पर्सन को, तो बेहोश तो होगा ही, सांस लेने में भी दिक्कत होगी, लेकिन अचानक से धरती पे धड़ाम होके भी गिरेगा। तो इसको कहेंगे आप सडन कोलैप्स होना, अचानक से गिर जाना। इसको कार्डियक अरेस्ट आएगा, वो नहीं बोलेगा कि भाई मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, मतलब वो कॉन्शियस नहीं है। दूसरा, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर कार्डियक अरेस्ट वाले मरीज में जो साइन देखने को मिलेगा वो क्या होगा? वो होगा सडनली कोलैप्स, खड़े खड़े गिर जाना। नेक्स्ट इज, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज मेजर्ड बाय। तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स किसके द्वारा मापा जाता है? एब्डोमिनल गर्थ, अल्ट्रासोनोग्राफी, लियोपोल्ड मैन्यूवर, या फिर अलॉटमेंट। किसके थ्रू है जो एमनियोटिक फ्लूइड लेवल है जो मापा जाता है? तो वो होगा अल्ट्रासोनोग्राफी, USG के थ्रू पता चलेगा। यदि यही लेस देन 5 सेंटीमीटर जो AFI इंडेक्स है 5 सेंटीमीटर से भी कम हो गया, मतलब उस प्रेग्नेंट लेडी को क्या हो गया है? हाइड्रोमनियोस। क्या है? हाइड्रोमनियोस। लेकिन यदि यही चीज़ जो एमनियोटिक फ्लूइड है कितने से ज़्यादा हो जाए? 25 से, जो AFI इंडेक्स है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स से मोर देन 25 हो जाए, तो ये कंडीशन कहलाती है क्या?
पॉलीहाइड्रोमनियस मतलब एमनियोटिक फ्लूइड का ज़्यादा बढ़ जाना। यदि बात करें हम ml में, तो पॉलीहाइड्रोमनियस में ये लेवल हो जाता है कितना, 2000 ml से भी ज़्यादा। कितना, 2000 ml से भी ज़्यादा हो जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल, तो ये क्या कहलाएगा, पॉलीहाइड्रोमनियस। और हाइड्रोमनियस में क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम रहेगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम में आते हैं कि यदि ओलिगोहाइड्रोमनियस से मतलब क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड, ओलिगो का मतलब कम होना और पॉलीहाइड्रोमनियस का मतलब क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ जाना। नेक्स्ट वन इज CPR स्टैंड फॉर, तो CPR का फुल फॉर्म क्या है, कार्डियोपल्मोनरी रिवाइवल, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियोपल्मोनरी रिसाइकल या फिर कार्डियोपल्मोनरी रिकवरी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। CPR का मतलब होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। क्या है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। नेक्स्ट इज द एम ऑफ द फर्स्ट एड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो अब आपको फर्स्ट एड के क्वेश्चन आते हैं वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं बताती जाऊँगी कि आपको किस किस सेक्शन से जो क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। तो अब ये वाला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट एड का, जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जो 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि फर्स्ट एड के एम सभी हैं, प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य सभी हैं, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है टू प्रिजर्व द लाइफ, टू प्रिवेंट द हॉस्पिटलाइजेशन, टू प्रमोट द रिकवरी या फिर टू इंश्योर सेफ ट्रांसपोर्टेशन। तो फर्स्ट एड के सभी एम है किसी एक को छोड़कर। तो लाइफ को तो प्रिजर्व करना ही है, रिकवरी को भी प्रमोट करना है, इंश्योर सेफ ट्रांसपोर्टेशन क्या नहीं है, फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या नहीं है, हॉस्पिटल भेजना है ना कि प्रिवेंट करना है ताकि मरीज की जान बच सके। तो यहाँ पर क्या होगा, टू प्रिवेंट हॉस्पिटलाइजेशन, अस्पताल में भर्ती होने से रोकना है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना, फर्स्ट एड देके मरीज को तुरंत हॉस्पिटल भेजना है आपको। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, अस्पताल में भर्ती होने से रोकने के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द डेंजर साइन इन पोस्टपार्टम वुमेन आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो डेंजर साइन आफ्टर द डिलीवरी के बाद खतरे के सभी निशान हैं किसी एक को छोड़कर। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, फाउल स्मेलिंग लोचिया, फीवर, लोचिया रूब्रा, सभी साइन है डेंजर साइन किसी एक को छोड़कर। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है तो क्या है, आपको इस केस में लेडी को तुरंत हॉस्पिटल भेजना है, डेंजर साइन हो सकते हैं। फाउल स्मेलिंग लोचिया है, दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, कोई ना कोई इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है उसके कारण है। फिर फीवर, फीवर का मतलब भी यहाँ पर है कि इन्फेक्शन है। लोचिया रूब्रा क्या है, कॉमन है आफ्टर द डिलीवरी, ये क्या है, कॉमन है। जो वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है आफ्टर डिलीवरी पोस्टपार्टम पीरियड में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ इस केस में डेंजर साइन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन जो डेंजर साइन होगा वो क्या होगा यहाँ पर, सॉरी, जो डेंजर साइन सभी है किसी एक को छोड़कर, मतलब जो नॉर्मल है तो होगा लोचिया रूब्रा। बाकी सांस लेने में दिक्कत होना, खराब गंध वाला लोचिया मतलब इन्फेक्शन के कारण स्मेल आ रही है, फीवर मतलब पक्का इन्फेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल है वो क्या है, लोचिया रूब्रा, एल्वा रूब्रा रोसा। नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ फुल टर्म प्रेगनेंसी। तो एक फुल टर्म प्रेगनेंसी कंसीडर की जाती है 37 वीक के बाद। कब, 37 वीक के जेस्टेशनल पीरियड के बाद। अब यहाँ पर फुल टर्म प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन क्या है, 250 दिन, 280 दिन, 300 दिन या फिर 310 दिन। क्या है फुल टर्म प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन, जो फुल टर्म प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होगा वो होगा 280 दिन। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और बनता है ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर आई होप आप लोग समझ गए, फुल टर्म प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि 37 वीक के बाद की प्रेगनेंसी। लेकिन जब काउंटिंग की जाती है तो यहाँ पर जो 37 वीक को टर्म प्रेगनेंसी में कंसीडर किया जाता है, इसके पहले होती है तो क्या है, प्री टर्म में कंसीडर की जाए, ठीक है। लेकिन यदि प्रेगनेंसी 40 वीक तक डॉक्टर वेट करते हैं कि नॉर्मली अपने आप से इंड्यूस हो जाए लेबर तो ठीक है, लेकिन यदि नहीं होते हैं 42 वीक तक वेट करते हो, क्या कहलाती है, वो कहलाती है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। अब एक क्वेश्चन और आपको बनता है ईडीडी को लेके।
तो यदि आप एएनएम में पढ़ रहे हैं या फिर एएनएम का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ईडीडी कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, 9 मंथ प्लस 7 डेज प्लस एलएमपी, आपको लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन प्लस 9 महीने प्लस 7 डेज इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे आपकी क्या निकल के आ जाएगी, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ इंजरीज एंड वुंड इज नोन एज। तो चोटों और घाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ट्राइकोलॉजी, ट्यूमरोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी या फिर टॉर्पेडोलॉजी। क्या टर्म यूज़ किया जाएगा यदि किसी को कुछ घाव हुआ है या फिर इंजरी वगैरह हुई है तो इसके लिए क्या टर्म यूज़ किया जाएगा, वो टर्म होगा ट्रोमेटोलॉजी। जैसे ट्रॉमा सेंटर होते हैं अलग अलग हॉस्पिटल में, वैसे ही आपने मुंबई डायरीज जो सीरीज़ देखी होगी तो उसमें भी यदि आपको पता नहीं है तो मैं आपको बेसिक सी चीज़ें बता देती हूँ। रिसेंट में एक सीरीज़ आई है मुंबई डायरीज़, उसमें ट्रॉमा सेंटर बताया गया है। आपने हॉस्पिटल में जाके तो देखा ही होगा, लेकिन मूवीज़ में देख के भी आपको यदि याद होता है तो उसको देख के भी सीख लेना। तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म में क्या है, ट्राइकोलॉजी। ट्राइकोलॉजी का मतलब होता है हेयर। क्या है यहाँ पर, हेयर के बारे में स्टडी करना, ह्यूमन हेयर किस तरीके से काम करते हैं वो सबकी स्टडी। तो यहाँ पर जो क्या है, घाव और इंजरी वगैरह के बारे में स्टडी को क्या कहा गया है, ट्रोमेटोलॉजी। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग न्यूनेटल रिससिटेशन हार्ट रेट इज चेक्ड बाय पाल्पेटिंग द अम्बलाइकस फॉर। तो यहाँ पर न्यूनेटल रिससिटेशन के टाइम पर जब आप हार्ट रेट चेक करते हैं तो अम्बलाइकस के यहाँ पर कितने टाइम तक करना है चेक, 6 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या फिर 1 मिनट तक। तो न्यूनेटल रिससिटेशन के टाइम पर जब आप अम्बलाइकस को क्या करते हैं, पाल्पेट करते हैं, कितने टाइम तक करना है आपको, ओनली फॉर 6 सेकेंड। कितना, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के लिए बस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू द न्यू बॉर्न विद इन 12 आवर ऑफ बर्थ। तो जन्म के समय बच्चे को जन्म के समय से लेके विद इन 12 घंटों के अंदर कौन सा टीका दिया जाता है, रूबेला, हेपेटाइटिस बी, रोटावायरस या फिर मीजल्स। कौन सा टीका लगाया जाता है बच्चे को जन्म के समय, तो वो दिया जाता है हेपेटाइटिस बी। क्या है, हेपेटाइटिस बी। विटामिन के दिया जाता है फॉर प्रिवेंशन ऑफ हेमरेज, ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए, क्या, विटामिन के। और ओपीवी का 0 डोज, यहाँ पर याद रखें 0 डोज दिया जाता है ओपीवी का। और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जब नहीं दी जाती है जब बच्चे का वजन 2 kg से भी क्या हो, लेस देन 2 kg से कम हो, तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बच्चे को नहीं देनी है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, हेपेटाइटिस बी। जन्म के समय क्या क्या दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी, बीसीजी वैक्सीन, ये भी याद रखें आप, बीसीजी वैक्सीन 1 मंथ तक दी जा सकती है और 1 मंथ से 1 ईयर तक भी दी जा सकती है, आफ्टर दैट नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर बीसीजी, ओपीवी, विटामिन के और हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन दिया जाता है। ओपीवी ओरल दिया जाएगा, बीसीजी इंट्राडर्मल दिया जाएगा, विटामिन के और हेपेटाइटिस बी कहाँ दिए जाएंगे, इंट्रामस्कुलर रूट से। नेक्स्ट वन इज, ये भी याद रखें कि यदि बच्चे का वजन 2 किलोग्राम से कम है तब हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं दी जाती है। इंतजार किया जाएगा, वेट किया जाएगा कि जब बच्चा 2 किलो कंप्लीट कर लेगा तब उसको ये वैक्सीन दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन केस ऑफ होम डिलीवरी द यूट्रोटॉनिक ड्रग दैट हैज टू बी एडमिनिस्टर्ड एज। तो यदि घर में प्रसव की स्थिति है, यदि होम डिलीवरी हुई है तो यूट्रोटॉनिक ड्रग जो दी जा रही है वो कौन सी दी जाएगी और कितनी दी जाएगी, ऑक्सीटोसिन 10 IU, ऑक्सीटोसिन 100 IU, प्रोजेस्ट्रॉन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन 200 IU, कितना देंगे आप। यदि होम डिलीवरी का केस है, घर में प्रसव की स्थिति बढ़ गई है, तो यहाँ पर आप देंगे ऑक्सीटोसिन 10 IU। कितना, ऑक्सीटोसिन 10 IU। नेक्स्ट इज,
द परसेप्शन ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट दैट इज फेल्ट बाय द मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। यदि माँ को प्रेगनेंसी में अपने जो फीटल मूवमेंट फील हो रहे हैं, अपने जो बच्चे के हलचल फील हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? बलॉटमेंट, एंगेजमेंट, क्विकनिंग या फिर लाइटनिंग। लाइटनिंग का तो मतलब होगा कि जब 37 वीक की प्रेगनेंसी हो जाए, बच्चा एक्सीफेस्टर्नम तक पहुंच जाती है फंडल हाइट, तो क्या हो सडनली डाउन आ जाए, तो वो लाइटनिंग। फिर क्विकनिंग का मतलब होगा फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो माँ को अपने बच्चे के फील होंगे, माँ को जो अपने बच्चे के फीटल मूवमेंट फील होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे क्विकनिंग। और ये जनरली कब होते हैं? 20 वीक की प्रेगनेंसी में। याद रखें, 20 वीक की प्रेगनेंसी में क्विकनिंग मूवमेंट हैं जो फील होते हैं, जिनको कहा जाता है फर्स्ट फीटल मूवमेंट। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विथ। गर्भावस्था के 28 सप्ताह के बाद होने वाली सबसे आम पीड़ा रहित मतलब बिना दर्द के जो ब्लीडिंग होती है वो क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया, हाइडेटिफॉर्म मोल, मोलार प्रेगनेंसी या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग जब भी कहा जाए कि पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है, मतलब ये क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया जो सर्विक्स है। अब प्लेसेंटा जनरली इधर अटैच रहेगा, लेकिन यहाँ पर इस एरिया में आके जब यदि प्लेसेंटा अटैच हो जाए, प्लेसेंटा आके इस एरिया में अटैच हो जाए, सर्वाइकल ओस को कवर कर जाए या तो कम तरीके से या ज़्यादा तरीके से, तो वो कहलाता है क्या? प्लेसेंटा प्रीविया। अब यहाँ पर यदि ब्लीडिंग पेनलेस हो रही है, पता ही नहीं चलेगा, दर्द नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, कहलाएगा प्लेसेंटा प्रीविया। मोलार प्रेगनेंसी का मतलब है कि एक ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें फीटस नहीं है, जिसमें फीटस नहीं रहता है, जिसको आप फॉल्स प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि बच्चा जनरली यूट्रस में इम्प्लांटेशन ना होकर, ये जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ पर इम्प्लांटेशन का होना, मान लीजिए बच्चे का इम्प्लांटेशन इस एरिया में हो जाए, यहाँ ना होके, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और यहाँ पर जितनी भी दिए गए हैं सभी क्या हैं? ये सभी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज द वाइट ग्रीसी सब्सटेंस दैट कवर्स द बॉडी ऑफ द न्यूबॉर्न, इट्स कॉल्ड एज। तो वाइट ग्रीस जैसे चिपचिपा जो पदार्थ है बच्चे की बॉडी को कवर करके रखता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन में है आपको वर्निक्स, लेन्यूगो, मीलिया या फिर एपिथीलियम। लेन्यूगो का मतलब होता है बच्चे की बॉडी पर जो रोम होते हैं, छोटे छोटे हेयर होते हैं वो। मीलिया मतलब जो स्पॉट्स होते हैं। वर्निक्स सिजोसा वर्निक्स सिजोसा बेबी की बॉडी को पूरा कवर करके रखते हैं। लेकिन जब कभी कभी 40 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी के बाद बच्चा होता है तो लेन्यूगो क्या होते हैं, सॉरी, जो वर्निक्स है वो क्या झड़ जाएगा पूरा एमनियोटिक फ्लूइड में। तो यहाँ पर जो बॉडी को कवर करके रखेंगे न्यूबॉर्न बेबी की, वो क्या कहलाता है? वर्निक्स सिजोसा। नेक्स्ट इज द ब्लड प्रेशर दैट कैन बी मेजर्ड बाय पाल्पेटरी मेथड। तो जो बीपी पाल्पेटरी मेथड से असेस कर सकते हैं वो क्या है? सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक या फिर नन ऑफ द अबव। पाल्पेट करके जो बीपी आप मेजर कर सकते हैं वो कहलाता है सिस्टोलिक बीपी। क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मल बीपी कितना होता है? 120/80 mm of Hg। नेक्स्ट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है क्वेश्चन कि ये आता है, और देखिए आया भी है इस पेपर में कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करने की फॉर्मूला क्या है? प्रसूति की अपेक्षित तिथि की गणना का सूत्र। ऑप्शन में LMP + 9 मंथ + 7 डेज। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही आंसर है। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन, मान लीजिए पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं 4 नवंबर से, तब से 4 नवंबर से स्टार्ट हुए हैं, 10 नवंबर तक चले हैं कि नेक्स्ट मंथ आप टेस्ट करते हैं, प्रेग्नेंट निकलते हैं, तो आप उस लेडी का EDD
पर ये क्या है, यह ईडीडी का फॉर्मूला कि ईडीडी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एलएमपी प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग बैग एंड मास्क वेंटिलेशन इनएडिक्वेट चेस्ट राइज इन द न्यूबॉर्न मे बी ड्यू टू द। जब आप बैग एंड मास्क वेंटिलेशन के थ्रू बेबी को क्या कर रहे हैं, कभी कभी एम्बू बैग के थ्रू, मास्क वेंटिलेशन के थ्रू ऑक्सीजन देना पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर इनएडिक्वेट चेस्ट है जो ऊपर की तरफ हो रहा है, तब यहाँ पर क्या है, ब्लॉक्ड एयरवे है, इनएडिक्वेट सीलिंग है, नॉट इनफ प्रेशर इज गिवन, या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या रीज़न हो सकता है कि जब आप न्यूबॉर्न बेबी को बैग एंड मास्क वेंटिलेशन के थ्रू ऑक्सीजन दे रहे हैं, इनकेस उसका जो चेस्ट है प्रॉपर जितना ऊपर को आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, दैट मीन्स एयरवे ब्लॉक्ड रहेंगे, तो हो सकता है ऑक्सीजन सही से ना जाए। इनएडिक्वेट सीलिंग हो, जब आप मास्क वेंटिलेशन और बैग यूज़ कर रहे हो और जितने प्रेशर की ज़रूरत हो उतना यूज़ ना कर रहे हो, तो इनमें से कोई सा भी रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट वन है, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज नोन एज। कौन से इंस्ट्रूमेंट से, कौन से उपकरण से आप ब्लड प्रेशर चेक करेंगे? पिंगनोमीटर, हिप्सोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर या फिर सिग्मोस्कोप। सिग्मोस्कोप है जो यूज़ किया जाता है सिग्मोइड, जो कोलॉन का पार्ट है उसको विजुलाइज करने के लिए। अब यहाँ पर आपका जो आर्टेरियल बीपी मापने वाला उपकरण पूछा, इंस्ट्रूमेंट पूछा है, तो वो कौन सा होगा? वो होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3, स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या होगा? स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट वन इज, it is called breech presentation when all of the following are presenting part except। किस केस में ब्रीच प्रेजेंटेशन कहा जाएगा? सभी में ब्रीच प्रेजेंटेशन की बात की जा रही है, लेकिन किसी एक को छोड़कर सभी केसेस में ब्रीच प्रेजेंटेशन कहा जाएगा, किसी एक को छोड़कर। बटक्स, लेग्स, हैंड या फिर हेड। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन है कि इट इज कॉल्ड ब्रीच प्रेजेंटेशन व्हेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रेजेंटिंग पार्ट एक्सेप्ट। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होगा? बटक्स होंगे प्रेजेंटिंग पार्ट में, लेग होंगे, हैंड होंगे या हेड होगा। ब्रीच प्रेजेंटेशन में हमेशा हेड डाउन होता है। यहाँ पे कहा गया है कि ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं सभी भाग उपस्थित हैं किसी एक को छोड़कर। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होता है? हेड डाउन होता है। बाकी बटक्स है, लेग हैं, सॉरी जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है यहाँ पे हेड डाउन होगा। ब्रीच प्रेजेंटेशन में बटक्स भी प्रेजेंटिंग पार्ट हो सकते हैं, लेग भी हो सकते हैं, हैंड भी हो सकते हैं। हैंड और लेग में अलग केस जो कंसीडर किया जाता है, लेकिन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन वाला यहाँ पर जो साइन आ गया है वो क्या है? वो हेड वाला। क्या है? हेड, क्योंकि ये किसका है? ये वर्टेक्स का। वर्टेक्स और सिफेलिक, आप इसको सिफेलिक पोजीशन यूज़ कर सकते हैं या फिर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है जो कह सकते हैं, लेकिन ब्रीच का पूछा है वो क्या होगा यहाँ पर? हेड। हेड है जो प्रेजेंटिंग पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट वन, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज द पीरियड फ्रॉम। तो प्रसव पीड़ा का तीसरा चरण है, कब तक की अवधि होती है? फर्स्ट 2 आवर आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी to the delivery of placenta, full dilatation of cervix of the delivery of baby, या फिर onset of labor pain to full dilatation of cervix। It's a first stage। जो फोर्थ ऑप्शन है क्या है? पहली स्टेज, जब लेबर पेन स्टार्ट होने से लेके सर्विक्स डायलेट होती है तो ये क्या कहलाती है? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फिर है यहाँ पर है जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। क्लियर? फिर है यहाँ पर आपकी ये आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी टू डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, ये कहलाएगी आपकी तीसरी स्टेज। कौन सी? तीसरी। और ये लास्ट में क्या है? ये फोर्थ स्टेज, जिसको ऑब्जर्वेशनरी स्टेज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में पूछा है कि तीसरी स्टेज क्या है लेबर के पीरियड की, तो बेबी डिलीवर होने के बाद से लेके प्लेसेंटा डिलीवर होने की स्टेज कहलाती है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट इज
हेपेटाइटिस सी कॉजेज, हेपेटाइटिस सी है जो किसके कारण होगा? इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट, इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन। हेपेटिक, यहाँ पे याद रखें जहाँ पर भी वर्ड हेपेटिक जुड़ जाए दैट मीन्स क्या है यहाँ पर? लिवर। क्या है? लिवर। आइटिस मतलब इन्फेक्शन, तो हेपेटाइटिस सी किसका? इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर। क्या है? फ्लेवाइटिस जुड़े मतलब वेन। क्लियर है? कार्डियो जुड़े तो वो है यहाँ पर आपका हार्ट। प्लूरा जुड़े दैट मीन्स लंग। क्लियर? नेक्स्ट वन, डेंजर साइन फॉर वुमेन इन लेबर इज, प्रसव पीड़ा में महिला के लिए खतरे के जो लक्षण हैं वो क्या हैं? सीवियर हेडेक विथ ब्लड विजन, टायर्डनेस, ब्लडी स्टिकी डिस्चार्ज, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन एट रेगुलर इंटरवल। डेंजर साइन है किसमें? लेबर के टाइम पर। कौन सा है? टायर्डनेस कॉमन सी बात है, इतने यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते, लेबर पेन होते, इसके कारण थकावट होती है। ब्लडी स्टिकी डिस्चार्ज, जो म्यूकस प्लग क्लोज करके रखता है सर्विक्स को, वो है जो ओपन हो जाता है तो ब्लड स्टिक डिस्चार्ज भी होगा। पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन आएंगे इंटरवल के साथ में। लेकिन यदि डिलीवरी के टाइम पर, लेबर के टाइम पर महिला को हेडेक हो, ब्लड विजन हो, दैट मीन्स उसको क्या हो रहा है? एक्लेम्सिया की कंडीशन डेवलप हो रही है, क्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया की। तो एक इसमें कंसीडर किया जाएगा डेंजर साइन में ऑप्शन नंबर 1, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द। अगला क्वेश्चन है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइन ऑफ लेबर आर, प्रसव पीड़ा के संकेतों की प्रारंभिक पहचान क्या है? ब्लड स्टिकी डिस्चार्ज, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन रेडिएटिंग टू द फ्रंट एट रेगुलर इंटरवल, ऑल ऑफ दीज। ट्रू लेबर पेन के अर्ली आइडेंटिफिकेशन साइन क्या है लेबर के? ब्लड स्टिक डिस्चार्ज क्यों होगा? क्योंकि मान लीजिए कि ये सर्विक्स है, यहाँ पर इस एरिया में डिलीवरी जो कंसीव करने के बाद एक प्लग का फॉर्मेशन होता है, इसके कारण बेबी है जो बाहर ना आए यहाँ से। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो म्यूकस प्लग क्या है? सबसे पहले बाहर आएगा, इसके कारण ब्लड स्टिक डिस्चार्ज होगा। कॉन्ट्रैक्शन हमेशा ट्रू लेबर पेन के बैक साइड से स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे रेडिएट होंगे कहाँ पर? आगे की तरफ। तो आपका आंसर भी क्या होगा? ऑल ऑफ। At 24 weeks of pregnancy, the fundal height will be at the level of, 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी में जो गर्भावस्था है उसकी हाइट कहाँ तक पहुँचेगी? 24 हफ्ते के जेस्टेशनल पीरियड में जो हाइट है, फंडल हाइट है, वो कहाँ तक जाएगी? सिम्फाइसिस प्यूबस, मिडवे बिटवीन अम्बलाइकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबस, अम्बलाइकस तक, मिडवे बिटवीन अम्बलाइकस एंड एक्सीफेस्टर्नम तक। तो यहाँ पर बात की जा रही है 24 हफ्ते की। बिफोर 16 कहते तो होती बिलो 16 कहते तो होती सिम्फाइसिस प्यूबिस तक, 20 कहते तो बीच में होती सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बलाइकस के बीच में। लेकिन यहाँ पर देखिए ये किसके लिए? 16 वीक के लिए। सेकंड ऑप्शन है 20 वीक के लिए। ये जो थर्ड ऑप्शन है इसमें 24 वीक्स में कहाँ पे जाएगी? अम्बलाइकस तक। एक्सीफेस्टर्नम और अम्बलाइकस के बीच में जनरली होती है 35 के बीच में। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि 24 वीक की प्रेगनेंसी में फंडल हाइट कहाँ तक पहुँचेगी? अम्बलाइकस तक, नाभि तक। नेक्स्ट वन, ऑफ इंडिया reduce maternal mortality and ANM is empowered to take the following except गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, भारत सरकार के द्वारा मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए ANM के लिए सभी अधिकार दिए हैं किसी एक को छोड़कर। यूज यूट्रोटोनिक ड्रग टू प्रिवेंट PPH, use certain drugs in emergency to stabilize the patient before referral, perform basic procedure in emergency situation and perform intubation in an emergency situation। सब कुछ करने के अधिकार दिए हैं किसी एक को छोड़कर ANM के लिए।
इमरजेंसी केस में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए आपको कुछ राइट्स हैं, कर सकते, लेकिन किसी एक को छोड़कर। आप यूट्रोटॉनिक ड्रग जैसे ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन दे सकते हैं पीपीएच से प्रिवेंट करने के लिए। इमरजेंसी में पेशेंट को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ मेडिकेशन दे सकते हैं, और कुछ ऐसे प्रोसीजर करने हो जिनकी ज़रूरत हो सकता है, आपको डिलीवरी कराने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप ये भी कर सकते, लेकिन आप मरीज को इंटीब्यूट करने का काम नहीं कर सकते हैं। मरीज को इंटीब्यूट करने का काम आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होगा? B3, फॉलिक एसिड, B6 या फिर B12? B12 की कमी से होगा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का जो रीज़न है वो क्या है? विटामिन B12 की कमी होना। क्वेश्चन और आता है, जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनमें कौन सा विटामिन बहुत कम देखने को मिलता है? तो है यहाँ पर B12। नेक्स्ट इज फैट सॉल्युबल विटामिन आर। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं? सबको पता है, A, D, E, K। विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। बाकी विटामिन C और विटामिन B कैटेगरी के जो अलग अलग विटामिन है वो क्या हुए? पानी में घुलनशील विटामिन। लेकिन वसा में घुलनशील विटामिन कौन से? A, D, E, K। ऑप्शन में होगा आपका लास्ट नंबर वाला ऑप्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूट विटामिन के नीड्स टू बी एडमिनिस्टर्ड सून आफ्टर द बर्थ। विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है आफ्टर डिलीवरी के बाद बच्चे में, किस रूट से देंगे आप? ओरल, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रामस्कुलर? तो जो भी लोग इन पेपर्स को परचेस करना चाहते हैं, PDF फॉर्मेट में आपको पेपर्स है जो प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट करके इन पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। तो विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है इंट्रामस्कुलर रूट से, किस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए? ब्लीडिंग और हेमरेज से प्रिवेंट करने के लिए। यदि बच्चे का वजन प्रीटर्म हुआ है बच्चा, तो डोज देंगे आप 0.5। क्या है? 0.5 हाफ डोज। 2 kg से ज़्यादा का है तो फुल डोज देंगे। नेक्स्ट वन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज। तो विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है? ऑस्टियोमलेशिया, स्कर्वी, वेरी वेरी, व्हाइट हॉट स्पॉट। व्हाइट हॉट स्पॉट होंगे ए की कमी से, वेरी वेरी होगा बी की कमी से, स्कर्वी होगा सी की कमी से, क्या होगा? ऑस्टियो, दैट मीन्स बोन से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम। जितनी भी हड्डियों से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम होती है वो होती है विटामिन डी की कमी के कारण। तो आंसर होगा आपका क्या? ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज जीरोप्थेल्मिया। कौन से विटामिन की कमी के कारण जीरोप्थेल्मिया होगा? जो आंखों की कॉर्नियल एरिया है, यहाँ पर ड्राइनेस के कारण है जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वो कहलाती है जीरोप्थेल्मिया। अभी किस विटामिन की कमी से होगा? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई? कौन से विटामिन की कमी के कारण होगा जीरोप्थेल्मिया? तो ये होगा विटामिन ए की कमी के कारण। आँखों से रिलेट करते हुए जितनी भी दिक्कतें हैं वो होती हैं विटामिन ए की कमी से ही। कमी से क्या होगा? ऑस्टियोमलेशिया एंड रिकेट्स। ई की कमी से हो सकती है स्टेरिलिटी, एंटीऑक्सीडेंट इसको कहा जाता है। ए की कमी से आंखों से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम, सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन सी है वुंड हीलिंग के लिए हेल्पफुल होता है, ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट वन, द फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी इज। तो हमारे शरीर में प्रोटीन का काम क्या है? बॉडी बिल्डिंग करना, प्रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू, सिंथेसाइजेस ऑफ एंटीबॉडीज या फिर ऑल ऑफ दीज। प्रोटीन का काम सब कुछ है। बॉडी बिल्डिंग में जो भी लोग मसल्स बनाते हैं, मसल्स के लिए क्या ज़रूरी है? तो वो है प्रोटीन। जो बॉडी टिश्यू की रिपेयरिंग में हेल्प करेंगे तो वो भी है प्रोटीन। एंटीबॉडीज़ को सिंथेसाइज करने का काम भी कौन करेगा? प्रोटीन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव और ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट वन, the action taken at the Anganwadi center for care and treatment of undernutrition all of the following except। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे एक्सेप्ट करके कहा गया है कि आंगनवाड़ी में अंडर न्यूट्रिशन बच्चों को, जो कुपोषित बच्चे हैं, उनकी देखभाल सभी तरीकों से की जाएगी किसी एक को छोड़कर। रूटीन ग्रोथ मॉनिटरिंग, काउंसलिंग केयर गिवर फॉर प्रॉपर फीडिंग, प्रोवाइड डबल रेशन ऑफ
सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन या फिर एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक। अंडर न्यूट्रिशन को मैनेज करने के लिए, अंडर न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, कम न्यूट्रिशन है, उसको मैनेज करना है। डेली ग्रोथ मॉनिटरिंग की जाएगी, केयर गिवर प्रॉपर फीडिंग कराएंगी, काउंसलिंग की जाएगी और यहाँ पर साथ ही साथ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी डबल है जो दिए जाएंगे कि बच्चा जल्दी से रिकवर हो जाए। लेकिन एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर नहीं की जाएंगी। एंटीबायोटिक्स से तो किसी की भी ग्रोथ नहीं हुई है, चाहे वो अंडर नरिश्ड हो या नॉर्मली वेल बेबी हो। तो यहाँ पर जो नहीं किया जाएगा वो क्या होगा, एडमिनिस्टर द एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट इज अ प्रोग्राम which encompasses a range of interventions to prevent and manage the major childhood illness like diarrhea and acute respiratory infection। कौन सा प्रोग्राम है जिसके तहत जो मेजर चाइल्डहुड इलनेस है जैसे कि डायरिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इसके लिए मैनेज किया जाता है? जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, मिड डे मील प्रोग्राम या फिर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस। तो डायरिया और एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में कौन हेल्प करता है? तो ये करेगा कौन, IMNCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस। IMNCI इसके लिए हेल्प करेगा। जननी सुरक्षा योजना है मैटरनल डिलीवरीज की, जो डिलीवरी है मदर्स की, हॉस्पिटल में बढ़ावा देना ताकि मैटरनल और न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट को कम किया जा सके। वही सेम है JSS जो जननी शिशु सुरक्षा योजना है उसका। फिर यहाँ पर है मिड डे मील प्रोग्राम, तो ये यहाँ पर स्कूल में जो खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको लेके है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपका आंसर होगा IMNCI। नेक्स्ट वन, द स्कीम विच प्रोवाइड्स, नेक्स्ट वन, the scheme which provides free and cashless services for pregnant women, newborn during the first 30 days of her life at all government health institution। सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में जीवन के पहले 30 दिनों के दौरान गर्भवती महिला और नवजात शिशु को मुफ्त कैशलेस सेवा प्रदान करने वाली योजना कौन सी है? जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, IMNCI या फिर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। डिलीवरी होने से लेके फर्स्ट दिन से लेके 30 दिनों तक, या फिर ये कह सकते हैं कि शुरुआती 30 दिनों तक डिलीवरी के टाइम पे कैशलेस सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है माँ और जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके लिए। क्या होगा, जननी शिशु सुरक्षा योजना। इसके तहत जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी मॉर्टेलिटी रेट को कम करना, माँ की जो मैटरनल डेथ होने का रीज़न उसको भी कम करना। क्या होगा, जननी शिशु सुरक्षा योजना। क्या है, जननी शिशु सुरक्षा योजना, जो कि आफ्टर डिलीवरी की बात की जा रही है प्रेग्नेंट वुमेन और न्यूबॉर्न के लिए 30, जो डिलीवरी होने के बाद के शुरुआती 30 दिन है उन 30 दिनों तक कैशलेस ट्रीटमेंट, फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी योजना। क्या है नाम इसका, जननी शिशु सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना में क्या किया जाता है कि हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन उसी के बाद आई थी JSS की स्कीम। क्या है, JSS की स्कीम, जननी शिशु सुरक्षा योजना, जो कि 1 जून को आई थी। 1 जून, ये जो स्कीम है जननी शिशु सुरक्षा योजना, ये आई थी आपकी 1 जून 2011 को। 1 जून 2011 को योजना लाई गई थी। इसका एम था कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी डिलीवरी पब्लिक जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री है जो करवाई जानी है, इवन जो सिजेरियन सेक्शन है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड द ANM प्रोवाइड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ एडवाइस एक्सेप्ट। तो एक यंग चाइल्ड को, एक इन्फेंट और यंग चाइल्ड है यदि, तो उसको आप है जो उसकी हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए सब कुछ कर सकते हैं किसी एक को छोड़कर। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टिल 6 मंथ, एज अप्रोप्रिएट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, विटामिन A सप्लीमेंट्स, रेगुलर इंटेक ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो आप सभी है जो हेल्थ टिप्स दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, हेल्थ एडवाइस किसी एक को छोड़कर।
तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब ओनली ब्रेस्ट मिल्क, कब तक, 6 मंथ की एज तक, 6 महीने तक ओनली ब्रेस्ट मिल्क, 6 मंथ के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीड, आफ्टर 6 मंथ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फीड और वीएनिंग स्टार्ट करा सकते हैं। फिर विटामिन ए सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं, लेकिन आप एंटीबायोटिक्स है जो एडवाइस नहीं कर सकते हैं, ये काम डॉक्टर्स का है ना कि आपका। नेक्स्ट है यहाँ पर, टू प्रिवेंट आयोडीन डेफिशिएंसी द एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडर ICDS स्कीम इज। आयोडीन डेफिशिएंसी के लिए गवर्नमेंट ने है जो आयोडीन डेफिशिएंसी मतलब आयोडीन की कमी से होने वाली प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर ICDS स्कीम के तहत है जो क्या लाया था, यूज़ ऑफ सॉल्ट इन मिड डे मील्स, यूज़ ऑफ रॉक सॉल्ट इन मिड डे मील्स, या फिर यूज़ ऑफ डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट इन मिड डे मील्स, या फिर नन ऑफ दीज। क्या लाया है ICDS स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, इसके तहत क्या इंक्लूडेड किया गया है, ताकि आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण जो घेंगा रोग होता है उसको रोका जा सके, तो वो डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट का यूज़ किया जाना। मिड डे मील प्रोग्राम है वहाँ पर क्या यूज़ किया जाना, डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट का यूज़ किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डोजेज ऑफ विटामिन ए सप्लीमेंट्स अ चाइल्ड विल रिसीव बाय 5 ईयर इज। तो मैक्सिमम डोज है जो, मैक्सिमम नंबर ऑफ डोज की बात की जा रही विटामिन ए का, 5 साल की उम्र तक बच्चा कितने डोज रिसीव कर लेगा, 6 डोज, 7 डोज, 8 डोज की 9 डोज, कितनी खुराक ले लेगा बच्चा विटामिन ए सप्लीमेंट की 5 साल की उम्र तक। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है विटामिन ए सप्लीमेंट का कि बच्चा है जो कितनी डोज ले लेगा। तो विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम के तहत टोटल डोज होंगे कितने, 9, कितने होंगे, 9 डोज। नेक्स्ट वन, द डोज ऑफ विटामिन ए सप्लीमेंटेड प्रोवाइडेड टू अ 2-year-old चाइल्ड एवरी मंथ इज। 2 साल का बच्चा है, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखें, हर महीने 2 वर्ष के बच्चे को प्रदान की जाने वाली विटामिन ए की खुराक कितनी होगी। ऑप्शन में है यहाँ पर 50,000 आयु, 1 लाख आयु, या फिर 1.5 लाख आयु, या फिर 2 लाख आयु। कितना है जो यहाँ पर दिया जाएगा, बच्चे की उम्र कितनी है, 2 साल है, विटामिन ए का कितना डोज दिया जाएगा। तो ये डोज होगा 2 लाख, कितना, 2 लाख आयु। यदि हम बात करते हैं, यदि बच्चे की उम्र के हिसाब से आप बात करें इस प्रोग्राम के तहत, तो यदि बच्चे की उम्र 6 महीने से कम है तब 50,000 दिया जाएगा, 6 महीने से 12 महीने है तो 1 लाख, यदि बच्चा 1 साल से ज़्यादा उम्र का हो जाता है, यहाँ पे आप देखिए लैपटॉप में थोड़ा सा लिखना डिफ़िकल्ट होता है, तो यहाँ पर यदि बच्चे की उम्र देखिए 6 मंथ है, सॉरी बिलो 6 मंथ है, तो आप कितना देंगे, 50,000, 1 लाख देना है आपको जब बच्चे की उम्र 6 मंथ टू 12 मंथ हो जाए। क्लियर है। फिर यहाँ पे देना है जब बच्चे की उम्र मोर देन 12 मंथ हो जाए, तब आपको कितना देना है, 2 लाख। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 2 लाख आयु। नेक्स्ट वन, एन ANM कैरीज आउट ऑल ऑफ द फंक्शन एक्सेप्ट। तो एक ANM है जो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ है, सब कुछ कर सकती है किसी एक को छोड़कर। काउंसलिंग फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड केयर गिवर्स, गर्भवती महिलाओं की देखभाल करने में हेल्प करेगी। काउंसलिंग फॉर सिक एंड मालनरिश्ड चिल्ड्रन, बीमार और कुपोषित बच्चों की काउंसलिंग कर सकती है। इम्यूनाइजेशन सर्विसेज कर सकती है। परफॉर्मिंग माइनर सर्जरीज क्या नहीं कर सकती। तो एक ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए काउंसलिंग भी कर सकती है और केयर का काम भी कर सकती, मालनरिश्ड और सिक बच्चे की भी हेल्प काउंसलिंग कर सकती, फैमिली की काउंसलिंग कर सकती, इम्यूनाइजेशन सर्विस कर सकती। लेकिन जो नहीं करेगी वो क्या होगी, सर्जरीज, कोई सी भी सर्जरी हो वो ANM वर्कर नहीं कर सकती, ANM नर्स नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, बेनिफिशियर्स ऑफ ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। अब देखिए आपको इसी से अभी तक 3 क्वेश्चन आ गए हैं, क्वेश्चन 42 तक हम पहुँचे हैं, 3 क्वेश्चन आ चुके हैं इसके, कि पहला तो यहाँ पे सॉल्ट वाला पूछा, दूसरा है स्टार्टिंग में एक देखा हमने। तो ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम लाई गई थी
1975 में। कब? 1975 में इसी के तहत आशा वर्कर्स को लाया गया था। इस स्कीम के तहत बेनिफिशियर्स क्या है? लाभार्थी। चिल्ड्रन 0 to 6 ईयर, बच्चे जिनकी उम्र 0 से 6 वर्ष हो, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी हैं ICDS प्रोग्राम के जो लाभार्थी हैं, एक क्या है? सभी हैं। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर विटामिन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन एक्सेप्ट। सभी विटामिन डेफिशिएंसी हैं किसी एक को छोड़कर। रिकेट्स, सिंपल ग्वाइटर, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या फिर वाइट हॉट स्पॉट। रिकेट्स होगा यहाँ पर किस विटामिन की कमी से? तो ये होगा विटामिन डी की कमी से। इससे विटामिन डी की कमी से। मेगालोब्लास्टिक होगा B12 किसकी कमी से? B12 की कमी से। स्टार्टिंग में पढ़ा है हमने क्वेश्चन। वाइट हॉट स्पॉट होगा विटामिन ए की कमी से। जो ग्वाइटर है इसका विटामिन से लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर जो नहीं होगा वो क्या होगा? वो होगा ग्वाइटर। रिकेट्स बच्चों में होगा विटामिन डी की कमी से। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा विटामिन B12 और साइनोकोबालमिन की कमी से। वाइट हॉट स्पॉट होगा विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट इज द डिसीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इट्स टर्म्ड एज। ऐसी बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाए वो क्या कहलाएगी? ट्रांसमिट होगी। एयरबॉर्न डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज, वेक्टर बॉर्न डिसीज या फिर नन ऑफ द अबव। तो वेक्टर बॉर्न डिसीज का मतलब है कि यहाँ पर एक मच्छर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, मॉस्क्यूटो। एयरबॉर्न जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के थ्रू फैलेगी, जैसे कोरोना हो गया, TB हो गई। और यहाँ पर एक क्या कहलाएगी? जो ट्रांसमिट हो रही है एक से दूसरे में, छींक रहे, खांस रहे आप, तो ये होगी कम्युनिकेबल डिसीज कहलाएगी। कि वन पर्सन टू अनदर में ट्रांसमिट हो रही है, वो भी डायरेक्टली, तो ये कहलाएगी कम्युनिकेबल डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोलाबोरेटिव एफर्ट विद डिपार्टमेंट लाइक फूड, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड अदर सेक्टर्स फॉर प्रोवाइडिंग प्राइमरी हेल्थ केयर इज टर्म्ड एज। स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने हेतु खाद्य, कृषि, पशुपालन और अन्य क्षेत्रों जैसे विभागों के साथ सहयोगात्मक प्रयास को क्या कहा जाता है? एक क्वेश्चन आपका है, आपने प्राइमरी हेल्थ जो PHC पढ़ा है उसका क्वेश्चन है आपको। तो यहाँ पर आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर में और आपने प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज में जो पढ़े हैं, एलिमेंट्स पढ़े हैं, उसमें से क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटर डिपार्टमेंटल कोलाब्रेशन, इंटरसेक्टरल कोलाब्रेशन या फिर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ये क्या है? जिसमें फूड, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और अदर सेक्टर एक साथ मिलके प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए काम करेंगे। तो एक क्या है? ये कहलाएगा। यदि इंटर डिपार्टमेंटल तब होता है जब फूड वाले ही अलग अलग तरीके से काम करते, या ओनली फूड वाले या फिर एग्रीकल्चर वाले पर्टिकुलर करते। यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट ही हो गए, ये अलग अलग डिपार्टमेंट एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये क्या है? इंटर सेक्टरल कोलाब्रेशन। क्योंकि अलग अलग इंटरसेक्टर है, इंटरसेक्टर का मतलब है अलग अलग डिपार्टमेंट है, अंतर क्षेत्रीय है और एक तरीके से कोलाबरेट करके काम कर रहे हैं किसी एक चीज़ के लिए, तो क्या? इंटरसेक्टरल कोलाब्रेशन। नेक्स्ट वन, द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ केयर विच एम्फेसाइज दैट हेल्थ सर्विसेज मस्ट बी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल पीपल, देयर एबिलिटी टू पे इज कॉल्ड। स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत जो इस बात पर जोर देता है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सभी लोगों की भुगतान करने की क्षमता के बावजूद उनके द्वारा समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। ये क्या है? इक्वली बाय ऑल पीपल। आपको यहाँ पे इतना ही याद रखना है, जब आप PHC के जो प्रिंसिपल पढ़ते हैं उन्हीं प्रिंसिपल में से देखिए इसके ऊपर का क्वेश्चन था और इसके नेक्स्ट भी वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की जा रही है, तो ऑप्शन है इंटरसेक्टरल, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एप्रोप्रिएट। इक्वली ऑल पीपल, दैट मीन्स आपकी पे करने की क्षमता नहीं है तब भी ये सर्विसेज आपको दी जाएंगी, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो ये कहलाएगा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होगा? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए आप जो PHC पढ़ते हैं इसके आपको प्रिंसिपल, PHC के प्रिंसिपल,
एलिमेंट्स एंड गोल्स, ये 3 चीज़ें पढ़ लेनी है। इनमें से आपको क्वेश्चन आता है तो डेफिनेशन पूछी जा सकती है, किसके तहत आया, तो अल्माटा डिक्लेरेशन के तहत 1978 में आया है। दूसरी चीज़ इसके प्रिंसिपल आपको पूछ सकते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे आपको इसकी क्या पूछी जा सकती है, एलिमेंट्स। तो ये क्या है, इक्वली बाय ऑल पीपल, दैट मीन्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट अ पैथोजन इज नोन एज, एक रोगजनक के सामने प्रतिरोध की डिग्री को किस रूप में जाना जाता है, मतलब आपकी क्षमता उस बीमारी से लड़ने की क्या है, वो क्या है, इम्यूनिटी, हेल्थ, रिस्क फैक्टर या फिर प्रीडिस्पोजिशन। तो प्रीडिस्पोजिशन का मतलब है कि ऐसे फैक्टर, यदि आपको मान लीजिए सर्दी खांसी होती है किससे, धूल से, धूप से, किसी भी रीजन से, और आप होती है मान लीजिए धूल धूप या किसी भी रीजन से, आपको अब ठीक हो गई वो सर्दी खांसी, लेकिन आप दोबारा से वहीं गए, आपको वो और ज़्यादा पकड़ेगी, तो वो क्या कहलाएगा, प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर। रिस्क फैक्टर मतलब आपको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी है, आप और जाके गुलाब जामुन खा लो, आइसक्रीम खा लो, तो और ज़्यादा क्या करेंगे, उस चीज़ को एग्रीगेट करेंगे, तो ये होंगे रिस्क फैक्टर। हेल्थ का मतलब तो स्वस्थ रहना, लेकिन यहाँ पर आपकी बॉडी की क्षमता पूछी है। रेसिस्टेंस अगेंस्ट अ पैथोजन, इट्स नोन एज द क्या, इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज लिंक्ड विथ इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फैलोपियन ट्यूब की सूजन से जुड़ा है। ऑप्शन में एंडोमेट्राइटिस, वेजाइनाइटिस, सर्विसाइटिस या फिर साल्पिंजाइटिस। फैलोपियन ट्यूब में योर यूट्राइन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम भी एग्जाम में आपको आ सकता है, या तो यहाँ पे आपको ओविडक्ट कह सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर यूट्राइन ट्यूब के नाम से भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है, इसका मतलब क्या है, साल्पिंजाइटिस। क्या है, साल्पिंजाइटिस। नेक्स्ट वन, एट बर्थ न्यूनेट हैज़ टू बी सक्शन, जन्म के समय एक नवजात को खींचकर निकालना पड़ता है। सक्शनिंग कब करेंगे न्यूनेट की, जन्म के समय। एज अ रूटीन प्रैक्टिस, एज अ स्टिमुलेशन, ओनली व्हेन विजुअल सीक्रेशन इज प्रेजेंट, ओनली व्हेन देयर इज सक्शन डिवाइस। कब सक्शनिंग करना है आपको जन्म के समय न्यूनेट में, जब बच्चे में सीक्रेशन विजिबल दिखाई दे रहा हो तब। इससे जब ओनली व्हेन विजुअल सीक्रेशन इज अ प्रेजेंट। कैसे करना है, पहले माउथ की सक्शनिंग कर दें, देन आफ्टर आप नोज की करें, ताकि बच्चा सांस ले तो जो मुंह में म्यूकस है उसको एस्पिरेट ना कर पाए, इसलिए। नेक्स्ट वन, when the buttocks of the baby is the presenting part, this type of presentation is called, तो जब बटक्स हैं जो बच्चे के प्रेजेंटिंग पार्ट में है, तो ये क्या कहलाएगा, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, वाइटेक्स, ब्रीच या फिर बटक्स प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे कहा है कि बेबी के बटक्स क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट है, तो ये कहलाएगा ब्रीच प्रेजेंटेशन। है हमने शुरुआत में ही पढ़ा है क्वेश्चन इसी पेपर में कि ब्रीच प्रेजेंटेशन में सब कुछ होगा किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर जो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, बटक्स है, तो ये क्या कहलाएगा, कहलाएगा ब्रीच प्रेजेंटेशन। सिफेलिक और वर्टेक्स में प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा, हेड होगा। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डेंजर साइन ड्यूरिंग इंट्रानेटल पीरियड एक्सेप्ट, सभी क्या है, डेंजर साइन है इंट्रानेटल पीरियड में, मतलब ड्यूरिंग द लेबर के टाइम पर किसी एक को छोड़कर। नो पेन्स आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मेकोनियम स्टैंड लिक्वर, कोलैप्स ड्यूरिंग द लेबर एंड प्लेसेंटा सेपरेटेड विद इन हाफ एन आवर आफ्टर डिलीवरी। मतलब सभी डेंजर साइन है किसी एक को छोड़कर, दैट मीन्स वो क्या है, वो चीज़ नॉर्मल है। तो यहाँ पे अब आपको पहचानना है इन 4 ऑप्शन में से कि नॉर्मल क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है कि नो पेन आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ऐसा नहीं होता है, डेंजर साइन है। यदि पेन नहीं हो रहा, मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, तो मान लीजिए प्लेसेंटा प्रीविया के कारण ना हो गया हो, ब्लीडिंग होना स्टार्ट भी हो सकती है, लेकिन पेन हो ही ना। दूसरा, मेकोनियम स्टैंड लिक्वर, ये भी डेंजर साइन में इंक्लूड किया जाएगा। लेबर के टाइम पे ही कोलैप्स हो जाओ तो और ज़्यादा रिस्की है कि जब बेहोश रहेगी कोई भी लेडी, तो यहाँ पर कोलैप्स होने के कारण तो वो लेबर पेन में जो प्रेशराइज जो पुश करना है उसको कैसे करेगी, तो तीनों डेंजर साइन में होंगे। लेकिन
प्लेसेंटा का सेपरेट होना आफ्टर डिलीवरी, बच्चे के बाहर आने के बाद प्लेसेंटा का विदिन हाफ एन आवर 30 मिनट में बाहर आना क्या है, नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल है। यदि यहाँ 30 मिनट के अंदर, हाफ एन आवर के अंदर प्लेसेंटा सेपरेट होके बाहर नहीं आता है तब ये डेंजर कंडीशन होगी, लेकिन विदिन हाफ एन आवर ये बाहर आ जाता है 30 मिनट के अंदर, तो ये क्या है, ये नॉर्मल है। यदि नहीं आता है, मोर देन 30 मिनट तक आप वेट करेंगे, नहीं आता है, तब इसको टर्म यूज कहा जाता है रिटेंड प्लेसेंटा। क्लियर। नेक्स्ट वन, तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया हो कि सब डेंजर साइन है किसी एक को छोड़कर, तो वो क्या है, प्लेसेंटा का सेपरेट होना। नेक्स्ट वन, न्यूनेटल पीरियड इज डिफाइंड एज, नवजात काल को परिभाषित कीजिए। अप टू 7 डेज, अप टू 28 डेज, अप टू 1 ईयर, या फिर नन ऑफ दीज। अप टू 7 डेज कहलाता है अर्ली न्यूनेटल पीरियड, और न्यूबॉर्न भी आप कह सकते हैं। अप टू 28 डेज तक, 28 दिन का कहलाता है न्यूनेट। 1 ईयर तक का क्या कहलाता है, इन्फेंसी पीरियड। क्या है, यह इन्फेंसी पीरियड। नेक्स्ट वन, यूज ऑफ स्टेराइल इक्विपमेंट्स टू कंडक्ट डिलीवरी विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग। तो यदि आप स्टेराइल इक्विपमेंट यूज करते हैं प्रसव के संचालन के लिए, कीटाणु रहित उपकरणों के उपयोग से निम्नलिखित को रोकने में मदद मिलेगी। पोस्टपार्टम ब्लूज रोकने में, सेप्टिसीमिया में, जेस्टेशनल डायबिटीज में, कि कन्वल्जन में। पोस्टपार्टम ब्लूज, पोस्टपार्टम ब्लू आफ्टर द डिलीवरी के बाद डिप्रेशन काइंड के ही सिम्टम्स रहेंगे, लेकिन यहाँ पर डिप्रेशन से डिफरेंट है। स्टेराइल आप क्यों यूज़ करते हैं, इन्फेक्शन से बचाने के लिए। अब यहाँ पे आप ऑप्शन में देखिए, इन्फेक्शन वाला क्या हो सकता है, तो वो सेप्टिसीमिया। क्या है, सेप्टिसीमिया से प्रिवेंट करने के लिए, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए स्टेराइल इक्विपमेंट आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, while providing first aid, hand sanitizer can be used for disinfecting the hand when। प्राथमिक उपचार प्रदान करते समय हाथों को कीटाणु रहित रखने के लिए हैंड सैनिटाइजर का उपयोग किया जाता है जब हैंड इज विजिबली सॉइल्ड, हैंड इज नॉट विजिबली सॉइल्ड, व्हेन द हैंड इज इंजर्ड, व्हेन सोप एंड वाटर इज प्रेजेंट। कब आप सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करेंगे, फर्स्ट एड के तौर पर आप किसी को फर्स्ट एड प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आप हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं। कब करना है, जब आपको विजिबली हाथ गंदे ना दिखें, हैंड इज़ नॉट विजिबली सॉइल्ड, उनमें लेकिन जर्म्स हो सकते हैं, इसीलिए पहले आपको क्या करना है, हाथ सैनिटाइज कर लेने हैं। नेक्स्ट वन, क्लोरीन टेबलेट्स आर यूज टू डिसइंफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्लोरीन टैबलेट है जो निम्नलिखित में से किसे कीटाणु रहित करने के लिए क्लोरीन की गोलियों का उपयोग किया जाता है। ऑपरेशन रूम, इंस्ट्रूमेंट्स, वाटर, या फिर फूड। किसके लिए यूज़ करते हैं आप क्लोरीन, क्लोरीन यूज़ किया जाता है पानी के लिए। किसके लिए, पानी के लिए। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी गिवन IM टू एन एडल्ट। तो एक एडल्ट में कितना इंट्रामस्कुलर डोज के थ्रू आप मसल्स में, बटक्स में जो इंजेक्शन लगता है आपके मसल्स में, तो यहाँ पर जो इंजेक्शन लगाएंगे आप, क्या है, ये इंजेक्शन है यहाँ पर, यदि आप इंजेक्शन लगाते हैं तो इसमें कितना मेडिसिन भर सकते हैं, सॉरी कितनी इंजेक्ट कर सकते हैं, 0.5 ml, 1 ml, 5 ml, 2 ml। तो IM रूट के लिए एक जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो होती है 5 ml तक। कितनी, 5 ml और 5 मिलीमीटर तक, बस यहाँ पे आप मसल्स में इंजेक्शन है जो इंजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टिटेनस टॉक्साइड, TT। यहाँ पे बात की जा रही है TT की, तो TT का रूट है जो क्या है, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, या फिर ओरल। टिटेनस टॉक्साइड का रूट है क्या है, इंट्रामस्कुलर। ओरल दी जाती है OPV एंड रोटा। यहाँ पे मैं आपको नोट डाउन कर देती हूँ कि जो रोटा है, रोटा जो डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए यूज़ की जाती है, ये दी जाती हैं इसकी 5 ड्रॉप्स। क्लियर। पोलियो जो OPV है, OPV भी दी जाती है ओरल। सबक्यूटेनियस दी जाती है कौन सी, मीजल्स। इंट्राडर्मल के लिए है BCG। इंट्रामस्कुलर दी जाती है DPT, हेपेटाइटिस B,
टिटनस टॉक्साइड। तो ये सब कैसी दी जाती हैं? ये दी जाती हैं आपको इंट्रामस्कुलर रूट से। नेक्स्ट वन, स्टडी ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस कॉल्ड। रोगों के संचरण के मोड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैरासाइटोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, नोजोलॉजी या फिर इम्यूनोलॉजी। क्या टर्म यूज किया जाता है स्टडी ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन में? तो ये कहलाती है एपिडेमियोलॉजी। क्या है? महामारी विज्ञान। क्या है? महामारी विज्ञान। नेक्स्ट वन, डिहाइड्रेशन इज कॉज्ड इन द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू। डिहाइड्रेशन किसके कारण होगा? लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ सॉल्ट, लॉस ऑफ विटामिन या फिर लॉस ऑफ मिनरल्स। आपके शरीर में निर्जलीकरण किसके कारण हो सकता है? पानी की कमी के कारण, इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्ब होने के कारण। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर। अब डिहाइड्रेशन आपको वॉमिटिंग से हो सकता है, पानी लॉस होगा, लूज मोशन से हो सकता है, या फिर आपको डिहाइड्रेशन आप खाना पीना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे तो भी हो सकता है। नेक्स्ट वन, पेशेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर ट्रीटेड विथ इंजेक्शन ऑफ विटामिन B12। तो यहाँ पर विटामिन B12 का इंजेक्शन दिया जाएगा कौन सी बीमारी वाले मरीज को? बेल्स पाल्सी, डायबिटीज मेलाइटिस, क्रॉन्स डिसीज या फिर परनीसियस एनीमिया। अब इंजेक्शन आप कब देंगे? किस चीज़ को ट्रीट करने में देंगे? जब इस चीज़ से वो बीमारी इसकी कमी से या फिर इसके प्रॉब्लम से हो रही हो तब देंगे। तो यहाँ पर बेल्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी में तो ये नर्व के से लेके है, तो इसमें तो 7वें नंबर की जो क्रेनियल नर्व है उसके कारण होगा। डायबिटीज़ मेलाइटिस ब्लड ग्लूकोज बढ़ने के कारण होगा। यहाँ पर जो विटामिन B12 का इंजेक्शन दिया जाएगा होगा परनीसियस एनीमिया वाले मरीज। विटामिन B12 का इंजेक्शन क्यों दिया जाएगा? जब मरीज को परनीसियस एनीमिया की कंडीशन हुई हो तब। नेक्स्ट वन, द नेशनल हेल्थ पॉलिसी एम टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बाय 2025। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी का एम रखा गया है कि 2025 तक कितनी है जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है हमें लेके आनी है नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत जो 2025 तक क्या है, 2025 तक कितनी लेके आनी है? तो ये लेके आनी है कितनी? ये 16% तक। कितना? 16% तक। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी डिटरमाइन प्रेवलेंस ऑफ डिसीज। तो यहाँ पर कौन सी स्टडी है डिसीज प्रेवलेंस के बारे में? बीमारियों की व्यापकता निर्धारित करने के लिए कौन सी स्टडी की जाएगी? लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल, केस कंट्रोल या फिर कोहार्ट स्टडी। कौन सी स्टडी की जाएगी? तो वो होगी क्रॉस सेक्शनल स्टडी। कौन सी? क्रॉस सेक्शनल स्टडी। नेक्स्ट वन, द मेल सेक्स हार्मोन इज। तो इनमें से मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या फिर कॉर्टिसोल। तो मेल सेक्स हार्मोन है क्या है? टेस्टोस्टेरोन, जो कि टेस्टिस इनका प्रोडक्शन करेंगी। फीमेल का है क्या? एस्ट्रोजन। पूछा जाए यदि फीमेल का सेक्स हार्मोन तो वो है एस्ट्रोजन, मेल का क्या है? टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट वन, फुल फॉर्म ऑफ BCG। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। ये BCG वैक्सीन है, इंट्राडर्मल रूट से इंजेक्ट की जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। यदि जन्म के समय से लेकर 1 महीने तक नहीं दी जा पाई तो 1 महीने से 1 साल की उम्र तक भी डिफरेंट डोज में सेम रूट में दी जा सकती है। इसका फुल फॉर्म होता है वैसिलाई कालमेटी ग्यूरिन। क्या है? वैसिलाई कालमेटी ग्यूरिन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द सिंबल ऑफ HIV अवेयरनेस कैंपेन। तो HIV जागरूकता अभियान का प्रतीक क्या है? ब्लू रिबन, येलो रिबन, व्हाइट रिबन या फिर रेड रिबन। तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है पिंक रिबन, वैसे ही यहाँ पर HIV के लिए क्या यूज़ किया जाता है? रेड रिबन। आपने जो ऐसे इस तरीके से देखा होगा, रेड कलर का होगा, तो ये क्या कहलाता है? सिंबल है HIV अवेयरनेस कैंपेन के लिए। नेक्स्ट वन, हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज्ड फॉर। उच्च रक्तचाप किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इंक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज इन हार्ट रेट, लो BP या फिर हाई BP। हाइपर का मतलब है बढ़ा हुआ, ये क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। इन विच डिसऑर्डर ब्लड हैज डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। कौन से ब्लड डिसऑर्डर में हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होगा?
ऑप्शन है हेमेटोमा, हेमेच्यूरिया, हीमोफीलिया या फिर सिकल सेल एनीमिया। हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग की डेफिशिएंसी होगी 8 और 9 में। अब डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन की बात की जा रही है, क्या है? डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन की बात की जा रही है, तो किस में होगा? सिकल सेल एनीमिया में। किसमें? सिकल सेल एनीमिया में। नेक्स्ट वन, किशोरी शक्ति योजना। यदि हीमोफीलिया पूछे तो यहाँ पर फैक्टर नंबर 9 एंड फैक्टर नंबर 8 की कमी के कारण हो गए। नेक्स्ट वन इज द किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना क्या है? यहाँ पर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन अंडर मैटरनिटी बेनिफिट। क्वेश्चन है किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना है जो क्या है या फिर किस फील्ड में काम करती है? ऑप्शन है यहाँ पर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन अंडर मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, एडोलेसेंट गर्ल्स स्कीम अंडर ICDS, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड, चाइल्ड केयर होम स्कीम फॉर फीमेल जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स। तो किशोरी शक्ति योजना, किशोरी का मतलब होता है एडोलेसेंट। याद रखें, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ रहता है। किशोर अवस्था और किशोर अवस्था की समस्याएं, और किशोरी का मतलब क्या है? यहाँ पर एडोलेसेंट पीरियड, जो कि होता है आपका 10 से 19 साल तक का। अकॉर्डिंग टू WHO के जो किशोरावस्था है, एडोलेसेंट एज ग्रुप है, वो होता है 10 से 19 साल तक का। अब यहाँ पर किशोरी शक्ति योजना, पहला ऑप्शन है मातृत्व लाभ योजना के तहत महिलाओं का सशक्तिकरण करना, जो ICDS के तहत किशोरियों के लिए योजना है, या फिर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है। क्या है? फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है गर्ल चाइल्ड के लिए, या फिर चाइल्ड केयर होम स्कीम है फीमेल जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स के लिए। किसके लिए है? कि जो महिला किशोर अपराधी हैं उनके लिए है। किसके लिए है? फिर यहाँ पर किशोरी शक्ति योजना क्या है? तो किशोरी शक्ति योजना, शक्ति का मतलब ही क्या है? उन लेडीज़ के लिए, एडोलेसेंट गर्ल के लिए जो एक स्कीम लाई गई है, ये क्या है? किशोरी शक्ति योजना, इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर तो आपका आंसर क्या है? एडोलेसेंट गर्ल्स स्कीम अंडर ICDS। अब यहाँ पर जो एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए स्कीम है, ये किस मिनिस्ट्री ने लाई थी? तो ये मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के तहत लाई गई थी? तो है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये याद रखें आप, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत इसको लाया गया था। जो 11 से 18 साल तक की गर्ल्स हैं उनके लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत 31 अगस्त 2007 को, 31 अगस्त 2007 याद रखना है डेट आपको। अब आपको इस किशोरी शक्ति योजना से, किससे? किशोरी शक्ति योजना की लॉन्चिंग डेट याद रखना है, 31 अगस्त 2007 में लॉन्च की गई थी 11 से 18 साल तक की गर्ल्स के लिए, जो कि ICDS स्कीम के तहत इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू। और इस लॉन्च कहाँ पर हुई थी? उड़ीसा में। उड़ीसा में नवीन पटनायक CM थे वहाँ के। नेक्स्ट वन, हाइपोक्सिया इज अ टिश्यू लेवल डेफिशिएंसी ऑफ। तो हाइपोक्सिया में टिश्यूज में किसकी कमी होगी? ऑप्शन में है यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर पानी। किसकी कमी होगी? हाइपोक्सिया। ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन, हाइपो मतलब कम हो रहा है कुछ ना कुछ, तो यहाँ होगी ऑक्सीजन की कमी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड वाटर। तो गंदे पानी से, दूषित पानी से क्या फैलता है? डेंगू फीवर, एंसेफेलाइटिस, टाइफॉइड या फिर फाइलेरियासिस। तो यहाँ पर जो गंदे पानी से होगा वो होता है कोलेरा, टाइफॉइड, और यहाँ पर गंदे पानी से हेपेटाइटिस A और E भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर क्या होगा? जनरली हेपेटाइटिस A और E होते हैं फीकोरल रूट से, लेकिन यदि आपको इनके ऑप्शन में कंटामिनेटेड वाटर है तो हो सकता है।
तो यहाँ पर याद रखना है कंटामिनेटेड वाटर से यहाँ पे क्या होगा आपको, टाइफॉइड। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पर यदि टाइफॉइड की बात की जाए तो टाइफॉइड का एक फीचर आता है एग्जाम में, वो होता है स्टूल से लेके। तो स्टूल कैसा होगा, पी सूप स्टूल। इसके लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है यहाँ पर, साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट वन, चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ, चेन्नई निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है, तो कर्नाटका की क्या है, बेंगलोर, तमिलनाडु की है चेन्नई, उड़ीसा की है भुवनेश्वर। तो यहाँ पर चेन्नई किसकी कैपिटल है, तो चेन्नई है तमिलनाडु की। नेक्स्ट वन, एंटी मलेरिया मंथ इन इंडिया इज ऑब्जर्व एवरी ईयर इन द मंथ, भारत में एंटी मलेरिया महीना हर साल किस महीने पे मनाते हैं, अप्रैल मई जून सितंबर। तो ये मनाते हैं हम जून में, हर साल जो पूरा जून का मंथ है, जैसे अगस्त फर्स्ट वीक को ब्रेस्ट फीडिंग वीक के तौर पे मनाते हैं, न्यूट्रिशन वीक के तौर पे पोषण मंथ सितंबर में मनाते हैं, ऐसे ही एंटी मलेरिया मंथ क्या है, जून। नेक्स्ट वन, विच डे ऑफ द ईयर इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड थायराइड डे, विश्व थायराइड दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है, 22 मई, 10 मई, 29 मई या फिर 25 मई। कितने मई को आप वर्ल्ड थायराइड दिवस मनाते हैं, तो ये मनाते हैं हर साल 25 मई को। नेक्स्ट इज द रिसेंटली विच फॉर्मर इंडियन स्प्रिंटर हैज पास्ड अवे, तो ये पेपर है 2021 का। यहाँ पर हो सकता है आपको अपकमिंग टाइम में कोई और जो फेमस जिनकी भी डेथ हो या फिर कोई बुक लॉन्च की हो वो पूछ सकते हैं। तो उस टाइम पर जिनकी डेथ हुई थी वो कौन थे, वो थे मिल्खा सिंह। नेक्स्ट वन, हु हैज़ बीन, जो भाग मिल्खा भाग मूवी है इन्हीं के ऊपर बनाई गई थी। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सिविल एविएशन मिनिस्टर, नए नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया और वो अभी भी हैं, अनुराग सिंह ठाकुर, नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव। तो जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट वन, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड एन ऑफिशियल मोबाइल ऐप फॉर जर्नलिस्ट, हु इज द करेंट CJI ऑफ इंडिया, भारत के CJI क्या है, भारत के CJI पूछे हैं, कौन है, ऑप्शन में है यहाँ पर आनंदराज, नुथलपति वेंकटरमण, सुनील सिंह या फिर सुदीप शर्मा। तो यहाँ पर बात करें अब हम, जैसा मैंने कहा कि ये पेपर प्रीवियस है, तो यदि यहाँ पर इनके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो उस टाइम पे कौन थे, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो थे नुथलपति वेंकटरमण। बट नाउ-अ-डेज आपको नाम याद रखना है, धनंजय यशवंत, क्या है, धनंजय यशवंत, DY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ कौन है, नए CJI इंडिया के, क्लियर, याद रखना है नाम, DY चंद्रचूड़ नए CJI हैं। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाते हैं आप, तो ये डेट सबको याद है, वो है 7 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं हम, 7 अप्रैल को। नेक्स्ट वन, इन इंडिया विच डे ऑफ द ईयर इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल डॉक्टर्स डे, तो हम हर साल नेशनल डॉक्टर्स डे के कब मनाते हैं, 30 जून, 15 जून, 1 जुलाई या फिर 15 जुलाई को। तो हर साल हम नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के तौर पर 1 जुलाई को। नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ रोहित सरदाना हु हैज पास्ड अवे, जब जो रिसेंट में एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट थे जिनकी कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के कारण डेथ हो गई थी, जो भी न्यूज़ में उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो जो रोहित सरदाना थे वो कौन थे, एक फेमस जर्नलिस्ट थे, आज तक में आते थे। नेक्स्ट वन, विच इंडियन बॉक्सर हैज़ वॉन द 5th सक्सेसिव मेडल एट द एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। अब आपको यदि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनते हैं तो जो अभी ICC वर्ल्ड कप चल रहा है इससे आ सकता है, या फिर आपको जो गेम्स होते हैं उनमें से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं।
तो जो इंडियन बॉक्सर जो 5वां सक्सेसिव मेडल जीता था एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, वो कौन थे? शिवा थापा। नेक्स्ट वन, हु इज़ द न्यू CEO ऑफ ई कॉमर्स कंपनी? अमेजन। अमेजन के CEO पूछे थे माइकल होल्डर, एंडी जेसी, एंथोनी ब्रैटमैन या फिर जूलियस बोरो। कौन थे अमेजन के CEO? अब आपको अमेजन के पूछ सकते हैं, फ्लिपकार्ट के पूछ सकते हैं, पेटीएम के, इंस्टाग्राम के, किसी के भी पूछ सकते हैं। तो अमेजन के जो CEO हैं वो कौन है? एंडी जेसी। 5 जुलाई 2021 से अमेजन के नए CEO कौन है? एंडी जेसी। और गूगल के पूछें तो सुंदर पिचाई। नेक्स्ट वन, इंडियाज फर्स्ट टच स्क्रीन ग्रैंड ATM वॉज इंस्टॉल्ड इन विच सिटी? टच स्क्रीन वाला, जैसे फ़ोन की टच स्क्रीन है वैसा ग्रैंड ATM है जो किस शहर में इंस्टॉल किया गया? दिल्ली, गुरुग्राम, देहरादून या फिर नोएडा? तो ये हुआ है गुरुग्राम में। नेक्स्ट वन, सुरभि रैंक्स 18th इन द क्लास ऑफ 49th स्टूडेंट, व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम द लास्ट? अब जो लोग केरल का पेपर दे रहे हो उनको जो क्वेश्चन नंबर 83 से है, मतलब रीजनिंग वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, केरल वालों को रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन जो भी लोग गुजरात का, OSSC उड़ीसा का पेपर दे रहे हो उनके लिए क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि यदि 49 छात्रों की एक कक्षा में सुरभि का स्थान 18वां है तो लास्ट से उसकी रैंक क्या होगी? लास्ट से रैंक होगी 32वीं। इस टोटल कितने हैं? 49 बच्चे हैं जिसमें से 18वीं रैंक है सुरभि की। अब यहाँ पर 49 है तो उसकी जो रैंक होगी वो कितनी होगी? होगी यहाँ पर 18वीं। नेक्स्ट है, लड़कियों का एक बार एक लाइन में खड़ा एक लड़की दोनों सरों से क्रम में 19वें नंबर पर है। कक्षा में कितनी लड़कियाँ हैं? तो यहाँ पर लड़कियों की लाइन लगाई गई है तो एक लड़की है जिसका 19वां नंबर आता है, चाहे आगे से काउंट करो या पीछे से काउंट करो। टोटल कितनी लड़कियाँ होंगी क्लास में? टोटल होंगी 37। कितनी? 37। नेक्स्ट वन, इफ यदि 100 बैग में 10,000 किलोग्राम गेहूं पैक किए जाते हैं तो प्रत्येक बैग में कितना गेहूं होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब एक बैग में कितना कर रहे हैं आप? 100 किलोग्राम। क्लियर? एक बैग में 100 किलोग्राम, 100 बैग में कितना होगा? 10,000 किलोग्राम। नेक्स्ट वन, एक निश्चित कोड भाषा में ट्रेड को 7% @94 लिखा जाता है और प्रे को $% एंड 8 लिखा जाता है। तो आर्टरी का कोड क्या होगा? तो यहाँ पर आपको ये कोडिंग वाला है तो ये आप खुद से सॉल्व कीजिए। यहाँ पर आंसर इसका ये आएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एड्स कंट्रोल नेको का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद या फिर कोलकाता में? तो ये क्वेश्चन एक जगह और ANM के पेपर में आ चुका है रिसेंट 2023 में। तो नेको का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट वन, द फेमस दिलवारा टेम्पल। फेमस दिलवारा टेम्पल कहाँ पर है? ये राजस्थान में, बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट वन, इन विच स्टेट कुंडाकोलम न्यूक्लियर प्लांट लोकेटेड? अब नाम से आप लोग समझ जाइए कि ये साउथ में ही कहीं ना कहीं होगा। और यहाँ पे जो स्टेट दिए हैं वो भी साउथ के ही हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो कुंडनकोलम जो परमाणु संयंत्र केंद्र है किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? ब्लड सेल, बोन सेल, नर्व सेल या फिर मसल सेल? तो ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी सेल है वो होती है नर्व सेल। कौन सी? नर्व सेल। यदि सबसे लार्जेस्ट सेल पूछें तो है ओवा, स्मॉलेस्ट पूछें तो वो है स्पर्म, और यदि यहाँ पर इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लॉन्गेस्ट लंबाई में पूछें तो वो है नर्व सेल्स। नेक्स्ट वन, द फेमस टूरिस्ट सेंटर महाबलीपुरम इज लोकेटेड नियर। महाबलीपुरम कहाँ है? मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में कि कोलकाता में?
तो ये है कहाँ पर, चेन्नई में, चेन्नई के पास। नेक्स्ट वन इज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? आर के नारायणा, एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर तिलक? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो एक बुक है ये लिखी है जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, शिक्षक को राजनेता, राजनेता को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील, तो अपराधी को गिरफ्तार कौन करेगा? यहाँ पर पहले से ही कहा है कि पुलिस को टीचर कहा जा रहा है। पुलिस को क्या कह रहे हैं आप? टीचर। टीचर को पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन को डॉक्टर और डॉक्टर को लॉयर। क्वेश्चन के आंसर में ही, क्वेश्चन में ही आंसर है। पुलिस क्या है? टीचर है। अब कोई जो भागा हुआ कैदी है, अपराधी है, तो उसको जो कौन पकड़ेगा? पुलिस पकड़ेगी। लेकिन पुलिस को क्या कह रहे हैं आप? टीचर। इसीलिए आंसर भी आपका क्या होगा? टीचर। अब एक सीरीज है, मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है। इफ़ यदि 2 बराबर हैं 6 के, 4 इक्वल है 12 के, 8 है 24 के, तो 10 के बराबर क्या होगा? तो वो होगा यहाँ पर क्या? 30, 10 3। नेक्स्ट वन, फाइंड द मिसिंग ऑप्शन सीरीज BCD EFG, फिर 11, देन आफ्टर व्हाट? आफ्टर दैट आएगा आपका OPQ। नेक्स्ट सीरीज है, आपको कंप्लीट करना है 80 40 20 क्वेश्चन मार्क 5, 80 40 20 10 एंड 5। नेक्स्ट अब आपको ये सीक्वेंस में लेटर लिखना है कि क्वेश्चन में है आपका जो कौन सा अक्षर सेट अंतराल पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। RSEOS ROERSE। अब यहाँ पर सीक्वेंस वाइज क्या आएगा? ORESO। फिर है यहाँ पर एक आपका डिस्टेंस का क्वेश्चन कि मोहन बिंदु ए से शुरू करता है, दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चलेगा, देन आफ्टर लेफ्ट मुड़ेगा 1 किलोमीटर चलेगा, फिर लेफ्ट मुड़ेगा फिर 1 किलोमीटर चलेगा, तो कौन सी दिशा में जा रहा है? वो जा रहा है यहाँ पर किस में? नॉर्थ में। नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया? भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक का नाम क्या है? इंडिजियस का मतलब है स्वदेशी, खुद के देश में बना हुआ। INS विक्रांत, विराट, कोचीन या फिर विक्रम? पहला है जो क्या है वो INS विक्रांत। लास्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स लिम्फोसाइट, लार्जेस्ट वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स WBC है क्या? मोनोसाइट। तो ये तो था पेपर ऑफिशियल ANM का। अब जो भी लोग इन पेपर्स को परचेस करना चाहते हैं ANM के इन 22 सेट पेपर को, आपको डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8880468078। इस पे आप कांटेक्ट करके पेपर्स परचेस कर सकते हैं। 22 पेपर थे पहले, बट इसमें एक पेपर MP का ऐड कर दिया गया है। और जिन्होंने भी पेपर लिए हैं ANM के स्पेशली, तो आप लोग प्लीज़ मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एक बार मैसेज कीजिए, क्योंकि उतना ज़्यादा डेटा है जो ऐड नहीं हो पाता। जिन्होंने लिए हैं तो उनको मैं जो एक पेपर MP का है उसको सेंड कर पाऊँ। अब आपको इसी तरीके से जो भी लोग इन पेपर्स को परचेस करना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। ये रहा आपका, ये है आपका अमरू यूनिवर्सिटी का पेपर जो मंडी में एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ के लिए, हिमाचल प्रदेश का, पूरे इंग्लिश फॉर्मेट में है। तो ये पेपर भी आप लोग परचेस कर सकते हैं। फीमेल हेल्थ वर्कर का और ANM की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था। ये DSSB का पेपर है आपके ANM का। इस तरीके से आपको पूरे पेपर्स दिखा देती हूँ कि आपको पेपर किस तरीके से रहने वाले हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। जो OSSC वाले एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनका OSSC का एग्ज़ाम है इसी मंथ में, आई थिंक 14 या 15 नवंबर को पेपर है। आप लोग जो वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। उनके लिए ये पेपर बहुत रामबाण की तरह साबित होंगे, क्योंकि इन पेपर्स में आपको रीजनिंग GK वगैरह आता है वो कंफर्म हो जाएगी कि किस तरीके के आ सकता है। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके एग्ज़ाम के पहले यदि OSSC का एक भी पेपर मेरे पास मिल गया तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ये रहा आपका DSSB का पेपर है, ये रहे आपके
राजस्थान के पेपर, जिनको कुछ पेपर्स को इंग्लिश में कन्वर्ट कर रखा है, कुछ हिंदी में है। तो इस तरीके से एक सिंगल PDF थी जिसमें 5 पेपर इंक्लूडेड थे। इस तरीके से आपको 22 पेपर है जो अवेलेबल करवाए जाएंगे, जिसमें एक PDF होगी 200 पेज से ज़्यादा की, और और 3 PDF और होंगी जिनमें सिंगल पेपर होंगे, तो जिसमें आपके 50 और 60 पेज की PDF और रहेंगी। तो इस तरीके से जो भी लोग इन PDF को परचेस करना चाहता है, डायरेक्ट मेरे WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इन PDF को परचेस कर सकते हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट रह जाते हैं आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।